हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपके क्लास 10 से हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और शायद सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी से पूछे जाते हैं। वो है आपका चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग 1913 से लेकर के 1933-34 तक की एक्टिविटीज़ जो थी, और वो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ में महात्मा गांधी का रोल, जहाँ पर कि वो साउथ अफ्रीका से इंडिया विजिट करते हैं और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज मजबूर हो जाते हैं और हम लोगों को आज़ादी देनी पड़ती है उन्हें। इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करें। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के सारे कंट्री जो उस वक्त नेशन स्टेट्स नहीं थे, नेशन स्टेट बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। वहाँ पर लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना डेवलप करवाई जा रही थी, और ये नेशनलिज्म की भावना इंडिया में भी डेवलप हो रहा था, यानी हम लोग उससे अछूता नहीं थे। बस फ़र्क ये था कि वहाँ पर जो नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो रही थी यूरोप में, वो वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी और जो मोनार्की सिस्टम था उसके खिलाफ थी, जबकि इंडिया में हम लोग जो यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो है वो चला रहे थे। स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे थे जिसमें इंडियंस ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो गए थे, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमारा वर्ल्ड वॉर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इंग्लैंड, जिसके कि हम लोग कॉलोनियल स्टेट थे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है वर्ल्ड वॉर के साथ था। वो मेन कंट्री थी जो वर्ल्ड वॉर को लड़ रही थी, और हम लोग उसके उपनिवेशक थे यहाँ पर, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। और आपको जैसा कि मालूम है कि वॉर से भला किसी का नहीं होता, तबाही बहुत होती है, बहुत नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से उसका नुकसान हम लोगों को देखना पड़ा। इसी बीच में हम लोग देख लें कि 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक मास एजिटेशन बोलते हैं जब बहुत सारे लोगों को, भीड़ को लेकर के एक साथ एजिटेशन की जाती है, सत्याग्रह के नाम से वहाँ पर चलाया। और वो वहाँ के जो अपार्थाइड सिस्टम था, यानी कि काले और गोरों के बीच में जो भेद था, जिसकी वजह से जो कानून बनी हुई थी, वो कानून भी डिस्क्रिमिनेटरी था, उसके खिलाफ महात्मा गांधी सत्याग्रह करके आए थे यहाँ। और वहाँ पर सत्याग्रह बहुत सक्सेसफुल रहा उनका। सत्याग्रह में जो 2 वर्ड हैं, सत्य यानी कि ट्रूथ, ये एक बहुत बड़ी ताकत है, और दूसरा ग्रह यानी कि ग्रहण, यानी कि आत्मा, सोल। तो महात्मा गांधी का ये मानना था कि आप अगर सत्य को अपना लो तो आपको कोई भी आपके रास्ते से डिगा नहीं सकता है, आपको कोई भी कमज़ोर नहीं कर सकता है। और किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ ये महात्मा गांधी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार रहा। तो आइए देखें हम लोग कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो रहा था और वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या हो रहा था। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, यानी तीनों का आपस में संबंध था। इसको बहुत ही सिस्टमेटिक फॉर्म में आप लोग पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप जानिए। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर पूछा जाता है कि पहले नीचे दी हुई बहुत सारी इवेंट्स में से कौन सा इवेंट पहले हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये पेपर बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, बोरिंग लगता है, लेकिन इसको कहानी की तरह पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया, जहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस और एलाइड फोर्सेस जो थी, जिसमें सेंट्रल फोर्सेस का हार होता है। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो उसमें सबसे बड़ी स्टेक वाली कंट्री थी। अब नेचुरल सा चीज़ है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा, खर्च बढ़ गए थे, और उस खर्च की भरपाई के लिए जो भी कॉलोनियल स्टेट्स थी वहाँ पर टैक्सेस लगाए गए। तो इंडिया में भी फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया,
और जो कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी। कस्टम ड्यूटी बोलते हैं जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट्स आते हैं, तो जो भी हमारे यहाँ से प्रोडक्ट्स आ रही थी या हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल इंग्लैंड जा रहे थे, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। वॉर की वजह से नेचुरली आप देखेंगे कि चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, खास करके खाने पीने का जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं। और उसके पीछे रीज़न ये था कि ज़्यादातर फैक्ट्रीज जो थी उसमें वॉर इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे थे। लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा था कि वॉर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को वो बनाएं। तो जो गुड्स हैं उसकी प्राइस जो है इस पीरियड में डबल हो गया था। इसके बाद लड़ने के लिए लोग चाहिए होते हैं। इंग्लैंड की आबादी कम थी, हमारे यहाँ से ज़बरदस्ती गाँव में रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, लड़ने के लिए लोगों को भेजा जा रहा था। 1918-19 में और 1920-21 में 2 बार हमारे यहाँ बारिश नहीं होने की वजह से क्रॉप फेल कर गए, अकाल जैसी हालत पड़ गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आदमी बोलता है कि जब परेशानी आती है, मुसीबत आता है, तो एक के बाद एक लगातार चला आता है। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हमारे यहाँ बहुत तेज़ी के साथ फैला और माना जाता है कि लगभग 13 मिलियन लोग उस वक्त इन सब कारणों से मारे गए थे। इंडिया को अब एक ऐसे इंसान की या फिर बोले भगवान की ज़रूरत थी जो कि इन सब परेशानियों से छुटकारा दिला सके। इसी बीच में गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहने के बाद वापस इंडिया लौटते हैं और साउथ अफ्रीका में जो उनका प्रमुख हथियार था सत्याग्रह का, जो कि अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ उसने वहाँ पर अपनाया था, उसको इंडिया में अपनाते हैं। सत्याग्रह नॉन वायलेंस का एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है। ये एक नॉन एग्रेसिव और पीसफुल मास एजिटेशन है किसी भी जुर्म के खिलाफ या इनजस्टिस के खिलाफ। सत्याग्रह जो है वो ट्रूथ को लेकर के चलती है, सच्चाई, सत्य मीन्स सच, सच के लिए आग्रह करना। और नेचुरल सा चीज़ है कि जो आदमी सच के लिए लड़ेगा उसके अंदर बहुत बड़ी मोरल फोर्सेस होती हैं। वो किसी भी बाहरी एक्सप्लॉयटेशन से या फोर्स से नहीं डरता है। तो 1915 के जनवरी में महात्मा गांधी इंडिया लौटे और इंडिया में उन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ पर अपनाया। सबसे पहले बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर इंडिगो फार्मर्स जो थे, इंडिगो बोलते हैं नील की खेती जो लोग करते हैं, इंडिगो फार्मर्स उनको बोला जाता है। इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस हो रहे थे। इनको मजबूर किया जा रहा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और इंडिगो की खेती करें। और इंडिगो की खेती जिस ज़मीन पर होती है वो ज़मीन जो है इनफर्टाइल हो जाता है, फिर उसमें दूसरी फसल नहीं हो पाती है। दूसरा, इंडिगो को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा था इंग्लैंड, कपड़े को कलर करने के लिए इस्तेमाल में आता है ये। और उसके जो वेजेस से मजदूरी बहुत कम मिल रही थी यहाँ के लोगों को। तो ये लोग मजबूरन महात्मा गांधी से आग्रह करते हैं कि वो उनके पास आएँ। महात्मा गांधी वहाँ सत्याग्रह का मूवमेंट चलाते हैं और फिर उनको सफलता मिलती है। अगले ही साल 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में एपिडेमिक की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। एपिडेमिक और फसल बर्बाद हो जाती है, दोनों चीज़ें होती है जो अभी हम लोगों ने देखा था। लोगों के पास पैसे नहीं थे, लगान जिसे टैक्स बोलते हैं वो देना मजबूरी था। वहाँ पर महात्मा गांधी सत्याग्रह करते हैं। और फिर तीसरा, 1918 में जो अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स थे, उनकी वेजेस बहुत कम उनको दी जा रही थी, गुजारा नहीं चल पा रहा था उनसे, वहाँ पर सत्याग्रह करते हैं। और तीनों ही सत्याग्रह में महात्मा गांधी को कामयाबी मिलती है, लेकिन अंग्रेज इससे बहुत नाराज होते हैं। कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो और उसे झुकना पड़े तो उसके बाद फिर वो दंडात्मक कार्रवाई करने लगता है। वो जो है अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ। अंग्रेजों ने एक कानून जिसे हम काला कानून के नाम से जानते हैं, रॉलेट एक्ट बनाया 1919 में। इसके अंदर उस वक्त की सरकार को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई। किसी भी तरह का कोई भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करता है, सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का मूवमेंट करता है, तो उसको बिना ट्रायल किए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। बिना ट्रायल का मतलब है कि उसे कोर्ट कचहरी नहीं ले जाना होगा, कोर्ट के सामने पेश नहीं करना होगा। 2 साल तक वो यूं ही रह सकता है। नेचुरल सा चीज़ था कि ये एक काला कानून ही था, जहाँ पर किसी बेकसूर को आप जिसको मन चाहेगा उसको उठा करके और 2 साल के लिए डाल दीजिएगा आप जेल में।
इसी बीच में क्या हुआ कि लोग इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जगह जगह मूवमेंट कर रहे थे। 13 अप्रैल 1990 को पंजाब के जालियांवाला बाग में लोग बैसाखी का मेला मनाते हैं। वहां पर काफी भीड़ थी, लोग मेला मनाने के लिए आए हुए थे और कुछ लोग एजिटेशन भी कर रहे थे। जनरल डायर उस इलाके पे इंटर करते हैं, जितने भी एग्जिट पॉइंट थी, बाहर निकलने का रास्ता था, सबको ब्लॉक कर दिया जाता है और गोली चला दी जाती है, जहां पर सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पर जालियांवाला बाग इंसिडेंट को आप इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ऑन 13 अप्रैल 1919 विलेजर्स की एक क्राउड बैसाखी के फेयर को अटेंड करने के लिए वहां पर आती है। जालियांवाला बाग के ग्राउंड पर वो सब लोग गैदर्ड होते हैं, लेकिन इसी बीच मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ एक तरह की इमरजेंसी है, जहां पर किसी को अलाउ नहीं होता है कि आप एक्टिविटीज़ कर सके या ज़्यादा लोग जमा हो सके किसी एक जगह पर। गांव के लोगों को नहीं मालूम था कि मार्शल लॉ क्या होता है या मार्शल लॉ को लगाया गया है। वहां पर हजारों लोग जमा हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग निर्दोष थे और वैसाखी का मेला मनाने के लिए आते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो वहां पर अंग्रेजों के रोलेक्स एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जनरल डायर को उस एरिया की कमान मिली हुई थी, वो अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचते हैं। जितना भी एग्जिट पॉइंट था, निकलने का, भागने का रास्ता था, सबको बंद कर दिया जाता है और फिर बिना किसी प्रोवोकेशन के गोली चला दी जाती है। सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। जब बाहर खबर फैलती है तो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे शहरों में लोग हड़ताल कर देते हैं, आपस में क्लैश होती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगा दी जाती है। तो महात्मा गांधी देखते हैं कि उनका नॉन वायलेंस का जो मूवमेंट था वो वायलेंट हो गया और इस वजह से वो अपने मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट आइए, न्यू इकोनॉमिक सिचुएशंस क्रिएटेड इन इंडिया बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से केवल हम लोगों को नुकसान ही नहीं हुआ था, कुछ फायदा भी था। मैनचेस्टर, जो कि इंग्लैंड का है, जहां पर से इंडिया के सारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की जाती थी, रॉ मटेरियल्स, और वहां से फिर जो है कॉटन के प्रोडक्ट्स यानी कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोगों को भेजी जाती थी, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था वहाँ से। लेकिन वॉर के वजह से वो सारी चीज़ें जो है वो बर्बाद हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर वॉर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, लोगों से एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा था। इंडिया से भी जो सप्लाईज थी वो वहाँ नहीं जा पा रही थी और इस वजह से इंडिया में जो लोग भी रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो का प्रोडक्शन कर रहे थे, उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे थे और सामान जब मार्केट में ज़्यादा हो जाए तो प्राइस गिर जाता है डिमांड कम होने की वजह से। तो ड्रामेटिकली ये जो रेट था, प्राइस था, वो गिर गया, इंडिया का प्रोडक्ट्स बिकने नहीं लगा। लेकिन इसका एक फ़ायदा हुआ कि इंडिया के लोग जिनका हैंडलूम यहाँ पर हाथ से चला करके वो जो कपड़े वगैरह बुनते थे वो बंद हो गया था, वो फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर इंग्लैंड को कंपटीशन मिलने लगा यूएस, जर्मनी और जापान के साथ, क्योंकि इस पीरियड में, वॉर के पीरियड में, फैक्ट्रीज वहाँ पर शिफ्ट हो गई, वहाँ पर प्रोडक्शन चालू हो गया। तो आइए देखें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा। यहाँ के लोग जो है फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करने लगे, लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया गया, फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया। 1921 से 22 के बीच में जो हम लोग इंपोर्ट करते थे फॉरेन क्लोथ्स का, 102 करोड़ से ये गिर करके 57 करोड़ यानी आधे में आ गया। बहुत सारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो है फॉरेन गुड्स का ट्रेड करने से मना कर गए, इवन उनको फाइनेंस करने से यानी कि पैसा लगाने से भी मना कर दिया उन्होंने। और इस तरीके से इंडिया की जो टेक्सटाइल मिल्स थी और हैंडलूम्स थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला और वो अपना प्रोडक्शन फिर से चालू किए और इस तरीके से खादी भी बहुत पॉपुलराइज हुआ और धीरे धीरे लोग खादी को अपनाने लगे। लेकिन जालियांवाला बाग के इंसिडेंट के बाद, क्योंकि मेन मोटो महात्मा गांधी का ये था कि वो नॉन वायलेंट वे में मूवमेंट को चलाएं और ये पूरी तरीके से वायलेंट हो गया था, महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन अब महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रहा था कि हम लोग मूवमेंट करते हैं अगर, और उसमें इंडिया के बाकी उन लोगों को भी जोड़ते हैं जो अभी तक नहीं जुड़ रहे हैं, खास करके उनका एम्फेसिस मुसलमानों के ऊपर था, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर नियरली 35% के आसपास थी।
तो वो इस काम में लग गए कि किस तरीके से मुसलमानों को और हिंदुओं को एक साथ लाया जाए। अगर वो एक साथ आ जाएं और एक साथ मिल करके हम लोग मूवमेंट चलाएं तो अंग्रेजों को देश छोड़ना ही पड़ेगा। तब आइए देखिए हम लोग खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का शुरुआत दो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। तो जानिए इसकी स्टोरी, ये मूवमेंट की शुरुआत यहाँ पर क्यों हुई और कैसे हुई। वर्ल्ड वॉर में सेंट्रल पावर की हार हो जाती है और उस सेंट्रल पावर में जर्मनी और टर्की था। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर था टर्की में, और टर्की के जो हेड होते थे उनको खलीफा कहा जाता है, यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के वो स्पिरिचुअल गुरु थे। लोगों को ये बात मालूम चलती है कि अंग्रेज जो है टर्की को और टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाने जा रहे हैं और वहाँ के राजा जो है उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाएंगी और उनको बहुत बेइज्जत किया जाएगा। इस वजह से मुस्लिम्स जो है पूरे दुनिया भर के नाराज थे, क्योंकि टर्की के जो हेड होते थे उनको वो स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। और इस वजह से इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई और गांधी जी यहाँ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। वो शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ जाकर मिलते हैं और उनके साथ हाथ मिलाते हैं। उनका ये मानना था कि जिस तरीके से हम लोगों के दुश्मन इंग्लैंड है, अंग्रेज हैं, उसी तरीके से आपके भी दुश्मन अंग्रेज हैं, तो हम लोग आपस में एक साथ मिल करके ये लड़ाई क्यों नहीं लड़े। शुरुआत में कांग्रेस जो है वो तैयार नहीं होती है, लेकिन बाद में महात्मा गांधी मना लेते हैं और नागपुर में दिसंबर 1920 में जो सेशन होता है उसमें नन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाता है। और इस तरीके से नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत जनवरी के 1921 में स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि नन कॉपरेशन ही क्यों। तो महात्मा गांधी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरुआत करने के कई सालों पहले यानी 1909 में ही अपनी किताब हिंद स्वराज में ये लिख दिया था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में सिर्फ इंडियंस की कॉपरेशन की वजह से टिकी हुई है। अगर इंडियंस उसे कॉपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश रूल एक साल के अंदर खुद कोलैप्स कर जाएगी और खत्म हो जाएगी। इस वजह से कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। लेकिन शुरुआती दौर में ये मूवमेंट जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके का इफेक्ट क्रिएट कर रहा था। तो आइए जानें कि अलग अलग इलाके में इस मूवमेंट का क्या असर रहा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करें टाउन्स में। द मूवमेंट इन टाउन्स। टाउन के अंदर मिडिल क्लास के लोग पार्टिसिपेट करने लगे इस मूवमेंट में। उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। स्टूडेंट, टीचर्स, लॉयर्स, ये सारे लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। टीचर्स जो है अपने स्कूल कॉलेज को छोड़ दिए। लॉयर्स जो है कोर्ट जाना छोड़ दिए, क्योंकि ये सारे के सारे अंग्रेजों के थे। उस वक्त इंडियंस का स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करता था। यहां तक कि जो काउंसिल के इलेक्शंस थे उसकी बायकआउट की गई, एक्सेप्ट मद्रास। एक्चुअली मद्रास में जो उस वक्त शेड्यूल कास्ट के लोग थे उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ एक कास्ट का सिस्टम जो है बड़ा ख़राब था, जहाँ पर लोअर कास्ट के लोगों को पार्टिसिपेट करने को मौका नहीं मिलता था। और इस मौके में उसने देखा कि हमारे पास मौका है, बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करके अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा सकूं। फॉरेन गुड्स को बायकआउट किया गया, कपड़ों को जलाया गया, लिक्वर शॉप्स को पिकेट की गई। इस तरह की एक्टिविटीज जो है टाउन्स में होनी शुरू हो गई। इसका नतीजा क्या रहा? तो फॉरेन क्लोथ्स का जो इंपोर्ट था, यानी कि मैनचेस्टर इंग्लैंड से जो हमारे यहाँ आ रहा था, वो इंपोर्ट आधा हो गया 1921-22 में। हमारे यहाँ के जो टेक्सटाइल मिल्स थी और हैंडलूम्स थे वो बढ़ गए, जो बंद थे वो खुल गए और भी कई नए नए खुल गए। फिर क्वेश्चन उठता है कि ये बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन क्यों हो गया टाउन में? तो इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीज़न थे। पहला रीज़न था कि खादी क्लोथ बहुत ही एक्सपेंसिव था। हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास पैसा नहीं होता था। कितने दिन तक वो महंगा कपड़ा खरीदते, क्योंकि मशीन से जो बन करके इंग्लैंड से आता था बहुत सस्ता कपड़ा था। और लोगों के पास जब पैसा नहीं बचा तब वो लोग खादी से फिर से मुंह मोड़ दिए और वो मिल से बनाए हुए जो इम्पोर्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थे उनकी तरफ चले गए। दूसरा, जो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, जिन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी,
कितने दिन तक बेरोजगार रहते, क्योंकि स्कूल्स के टीचर हैं तो हमारे यहाँ इंडियंस का अपना कोई स्कूल नहीं था, कोर्ट सब अंग्रेज के कब्जे में थे, जो भी कॉलेजेस थी वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए थे, यानी दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं था, वो कहाँ से कमाते खाते। इसलिए वो लोग धीरे धीरे वापस जो है अपनी नौकरी को ज्वाइन करने लगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन रहा जिसकी वजह से ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गया। सेकंड देखें हम लोग कि मूवमेंट इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड बोलते हैं शहर से दूर, हम गांव देहात बोल सकते हैं उसको। ये कंट्री साइड ऐसा नहीं है कि केवल अवध में ही हो रहा था, बहुत जगह पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अवध का एक एग्जाम्पल है, तो उसी एग्जाम्पल से हम लोग बाकी जगहों को भी समझ लेंगे। अवध में किस तरीके से किसानों का मूवमेंट चल रहा था। गांव में किसान ज्यादा होते हैं, ये आपको पता है। जो पीजेंट्स थे और जो ट्राइबल्स थे, उनका ये स्ट्रगल जो है धीरे धीरे वायलेंट होता जा रहा था। जो किसान हैं वो चाहते थे कि रेवेन्यू जो है उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान लैंडलेस थे या उनके पास बहुत कम ज़मीन थी, और जो लैंडलेस थे उनको रेंट देना पड़ता था ज़मींदारों को उन ज़मीनों के इस्तेमाल के एवज में, जो कि बहुत ज़्यादा था, और उसकी रेंट को वो कम करवाना चाह रहे थे। उस समय में हमारे यहाँ बेगार सिस्टम चलता था, यानी कि काम करवाना है, मुफ्त में करवाना है, पैसे नहीं देने हैं। उसको हटाने की ये लोग डिमांड कर रहे थे। जो लैंडलॉर्ड्स ऑपरेस्ट करते थे, माने जुर्म करते थे, दबाते थे, कुचलते थे, इंडियंस ही थे वो लोग, उनका सोशल बैकआउट ये लोग चाहते थे। और उन किसानों के आंदोलन को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, जो कि अवध के थे। लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के खिलाफ वो खड़े होते हैं। वो भी एक समय में बेगार सिस्टम ही किया करते थे, और उनको अंग्रेजों ने यहां से किनिया भेज दिया था, उसी तरीके से काम करवाया जा रहा था। उस वक्त जो कांग्रेस के लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और बाकी लोगों ने मिल करके 1920 में अयुत किसान सभा का फॉर्मेशन किया, इन्हीं सब डिमांड्स को लेकर के, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा। नियरली 300 ब्रांचेस जो है उसकी खुल चुकी थी अलग अलग विलेजेस में। नेक्स्ट आइए देखिए, मूवमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। जो ट्राइबल्स है, यानी कि जंगल में रहने वाले जो लोग थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आज के ज़माने में उसको बोला जाता है, इन लोगों का मूवमेंट कैसे चल रहा था। तो हम लोगों को मालूम है कि आदिवासी खास करके जंगलों में जो रहते हैं, वो जंगलों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि फल फूल से लेकर के शिकार से लेकर के लकड़ी के लिए जंगल के ऊपर ही वो निर्भर है। कॉलोनियल गवर्नमेंट उनका फॉरेस्ट की एंट्री के ऊपर रोक लगा देती है, और उनसे मजबूरी में यानी दबाव डाल करके, फोर्स करके उनसे बेगार सिस्टम करवाया जा रहा था। तो अलूरी सीताराम राजू, जो वहां पर एक लोगों को भविष्य बताने वाला काम करते थे, प्रोडिक्शंस वगैरह करते थे, उनका यह मानना था कि गोलियों का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजर थे और बहुत फेमस थे, लोगों का इलाज भी किया करते थे। महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे, लेकिन महात्मा गांधी की एक चीज से उनको डिफरेंस थी। महात्मा गांधी का ये मानना था कि बिना लड़े ही हम अंग्रेजों से छुटकारा पा सकते हैं, और उनका मानना था कि बिना लड़े हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर शुरू किया। गुरिल्ला वारफेयर बोलते हैं छुप करके मारना और भाग जाना। तो वहाँ के आदिवासियों को ट्रेनिंग दिया लीडरशिप में अपनी, और इस तरीके से अंग्रेजों के ऊपर अटैक करना शुरू किया। ये लोग पुलिस स्टेशन के ऊपर भी अटैक किए। अल्टीमेटली अलूरी सीताराम राजू को 1924 में पकड़ लिया जाता है और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी कि मौत की सजा दे दी जाती है। अब इसी को देखिए कि प्लांटेशन में स्वराज किस तरीके से आया। तो आसाम के अंदर जो चाय के प्लांट्स थे, वहां के लोगों का यह मानना था कि महात्मा गांधी का राज आने वाला है, यानी कि स्वराज आने वाला है। और महात्मा गांधी ने यह कहा है, यह अफवाह फैल गई थी कि अमीरों से जमीन लेकर के और गरीबों को दे दी जाएगी। वहां पर काम करने वाले जो लोग थे, उन लोगों को अलाउ नहीं था, फ्रीडम नहीं थी, घर जाने की आज़ादी नहीं थी। अलग अलग स्टेट से पकड़ करके लाया गया था उनको, और इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट 1859 बनाया गया था, जहां पर बिना परमिशन के वो उस इलाके से बाहर नहीं जा सकते थे। तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं और इस कानून को तोड़ते हुए भाग जाते हैं।
अल्टीमेटली पुलिस उनका पीछा करती है, ज़्यादातर लोग पकड़ा जाते हैं, कईयों को मार दिया जाता है और कईयों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों ने, यानी अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग था। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस तरीके से अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग क्लास के लोग स्वराज का इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि शहर में रहने वाले लोगों का डिमांड कुछ और था, वो स्वराज को कुछ और समझ रहे थे। गांव में रहने वाले लोगों का डिमांड कुछ और था, वो स्वराज को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। आदिवासियों के लिए स्वराज का मीनिंग कुछ और था और प्लांटेशन में जो काम करने वाले थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग कुछ और था। उत्तर प्रदेश में एक एरिया है चौरा चौरी, गोरखपुर के पास है ये। वहां पर एक इंसिडेंट घटना होती है जहां पर कि 1922 में फरवरी का महीना था, लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे पीसफुली सड़कों पर, पुलिस वहां पर गोली चला देती है और लोग इतना उग्र हो जाते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में अटैक कर देते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं। जिंदा कई पुलिस वाले वहां मारे जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि पुलिस स्टेशन में भी हायर रैंक के जो लोग होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, वही अंग्रेज होते थे, बाकी सारे लोग इंडियंस ही होते थे। इस इंसिडेंट से गांधी जी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि फिर से वायलेंस की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है और अल्टीमेटली गांधी जी फैसला कर लेते हैं कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन फिर से यहाँ से बनता है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का फैसला क्यों किया है। तो आपको ये चौरा चौरी इंसिडेंट जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास हुआ, उसको डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आइए देख लें हम लोग, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। उस वक्त जो कांग्रेस के पुराने लीडर्स थे, जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर के एक स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया और ये लोग चाहते थे कि काउंसिल की जो इलेक्शंस होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। ऐसा करने के पीछे रीज़न ये था कि वो चाहते थे कि अगर हम लोग जीत करके आते हैं और काउंसिल के मेंबर बनते हैं तो हम लोगों को आसानी होगी पॉलिसीज़ को चेंज करने में, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने में। लेकिन जो यंगर लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग पूरी तरीके से रेडिकल मास एजिटेशन करना चाहते थे और पूरी आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि नहीं, दोबारा से मूवमेंट चालू होना चाहिए और हम लोगों को किसी भी तरह का कॉपरेशन जो है अंग्रेजों को नहीं करना चाहिए। तो आइए देख लें फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में केवल कॉपरेशन को ही रिफ्यूज नहीं करना था, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोगों ने देखा था कि हमें अंग्रेज को साथ कॉपरेट नहीं करने थे, अंग्रेज के किसी भी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होना था, उनके संस्थाओं का जो है बायकॉट करना था। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग कॉपरेट तो नहीं करेंगे बल्कि अंग्रेजों के बनाए हुए जो कॉलोनियल लॉज हैं उन कानून को भी हम तोड़ेंगे। फॉरेन क्लोथ्स का बायकॉट फिर से किया जाएगा, जो लिकर शॉप्स हैं उनकी पिकेटिंग की जाएगी, किसानों से बोला जाएगा कि किसी भी तरह का रेवेन्यू या फिर चौकीदारी टैक्स ना दें, स्टूडेंट, लॉयर्स और विलेज ऑफिशियल्स, उनको स्कूल, कॉलेज, कोर्ट और ऑफिस जाने से मना करना होगा। इन सब चीज़ों के लिए जो परिस्थिति का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, तो आइए समझें कि लेट 1920 में इंडिया की पॉलिटिक्स ने क्या शेप लिया। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे कि वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया की जो आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमिक सिचुएशन, वो ख़राब होने लगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हुई थी। नतीजा ये रहा कि अमेरिका में फाइनेंशियल सिस्टम का एक बड़ा क्राइसिस आया और धीरे धीरे ये पूरे दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया और इसे द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। दुनिया भर में प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो कोलैप्स कर गई, गिर गई। इंडिया से एग्रीकल्चरल गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट होते थे, उसका भी प्राइस गिर गया, डिमांड गिर गया और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम हो गई। लेकिन इन सारे मूवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए टोरी गवर्नमेंट, यानी कि उस वक्त ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे टोरी, और अंग्रेज जो है कमजोर भी हो गए थे वर्ल्ड वॉर के बाद, तो इन लोगों ने देखा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा एजिटेशंस हो रही हैं, तो वो साइमन कमीशन का एक फॉर्मेशन किए
जिससे कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ सुधार लाया जा सके। लेकिन परेशानी ये थी कि साइमन कमीशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारने के लिए था और उसमें सातों के सातों मेंबर्स जो है वो अंग्रेज थे। इसलिए कांग्रेस को ये पसंद नहीं था, वो इसको मना कर देती है। और जब साइमन इंडिया आते हैं तो साइमन गो बैक का नारा लगता है। इसी बीच दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में कांग्रेस का लाहौर में सेशन होता है, जहां पर पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। पूर्ण स्वराज का मतलब हुआ पूरी तरीके से अपना राज। महात्मा गांधी अब यहां पर एक वेपन ढूंढ रहे थे जिसके जरिए अंग्रेजों को फिर से झुकाया जा सके। और वेपन के तौर पर अगर देखें तो यहां पर उनको सॉल्ट मिलता है। तो क्वेश्चन फिर से यहां से राइज होता है कि नमक ही क्यों? तो नमक को इसलिए चुना गया क्योंकि एक फकीर से लेकर गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक सब नमक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा चीज कि नमक इंडिया में पैदा होता है, बहुत आसानी से बनाया जा सकता है उसको, और अंग्रेजों ने उसके ऊपर लॉ बनाया हुआ था कि कोई भी इंडियन नमक को नहीं बना सकता है। तीसरा, नमक फ्री में अवेलेबल होने वाली चीज है। आप समुद्र के पानी को लेकर के और आसानी से वेपराइज करके नमक बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ह्यूज टैक्स लगाया हुआ था। तो ये सब रीजन थे जिसके वजह से महात्मा गांधी ने नमक को चुना अपने मूवमेंट के लिए। तो 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी वाइसराय इरविन को अपनी 11 डिमांड सौंपते हैं। बहुत सारे डिमांड में एक डिमांड था सॉल्ट लॉ को हटा देना, और उनको मालूम था कि ये 11 डिमांड जो है अंग्रेज नहीं मानेगी। उन्होंने धमकी दी कि अगर आप इन डिमांड्स को नहीं मानेंगे तो हम लोग एक बड़ा मूवमेंट चलाएंगे। और आखिरकार गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स को साथ लेकर के, वॉलंटियर्स को साथ लेकर के एक फेमस सॉल्ट मार्च निकालते हैं, जो कि गांधी जी के साबरमती आश्रम से लेकर के गुजरात का एक कोस्टल टाउन, समुद्र के किनारे वाला इलाका दांडी, वहां तक ये लोग पैदल चलते हैं, जिसकी डिस्टेंस नियरली 250 माइल्स थी। अपने सारे वॉलंटियर्स के साथ वो 24 दिन तक वॉक करते हैं, यानी कि हर दिन वो 10 माइल्स कवर करते हैं, और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और सेरेमोनिकली कानून को तोड़ते हैं। वो नमक हाथ में लेकर के बनाते हैं। और इंडिया के कोने कोने में जो दूसरे फॉलोअर्स थे वो लोग भी उनको फॉलो करते हैं, वो लोग भी नमक कानून को तोड़ते हैं। औरतें भी पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, और इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कई बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई? तो सॉल्ट मार्च के साथ। दूसरा क्वेश्चन बनता है सॉल्ट मार्च के लिए नमक को ही क्यों चुना गया, कानून को तोड़ने के लिए? तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन कीजिए सॉल्ट मार्च को। तो आपको बतलाना है 78 वॉलंटियर्स के साथ 240 माइल्स साबरमती से लेकर के दांडी तक, ठीक है, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करना होगा। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को जब देखती है तो उनका जो रिप्लाई होता है, यानी कि बदला, बहुत ही ब्रूटल होता है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कानून को ही, मतलब कि अंग्रेजों को बाइकआउट ही नहीं किया जा रहा था, कानून को तोड़ा जा रहा था, और इस वजह से अंग्रेज बौखला जाते हैं। फॉरेन गुड्स की भी बाइकआउट हो रही थी, लोग टैक्स नहीं भर रहे थे, फॉरेस्ट कानून जो बना हुआ था जंगल का उसको भी लोग तोड़ रहे थे। गांधी जी जितने बड़े बड़े लीडर्स थे उन सबको गिरफ्तार कर लेते हैं, जिनमें गांधी जी, उनके एक बहुत बड़े फॉलोअर खान अब्दुल गफ्फार खां और नेहरू जी शामिल थे। और फिर से ये मूवमेंट जो है वायलेंट हो जाता है, और महात्मा गांधी इस मूवमेंट को भी कॉल ऑफ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट आइए, गांधी इरविन पैक्ट। इंग्लिश गवर्नमेंट वो ऑफर करती है कांग्रेस को कि यहाँ पर इलेक्शंस में करवा देता हूँ, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, गवर्नमेंट चलाइए, लेकिन आपको अंग्रेजों के अंडर ही रहना होगा। और इन सब चीज़ के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को इनवाइट करते हैं। गांधी जी मना कर देते हैं, लेकिन 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन, जो कि वायसराय थे, वो गांधी जी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाते हैं। गांधी जी शर्त रखते हैं
कि मैं एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करूंगा, लेकिन जितने भी लोगों को आपने जेलों में बंद करके रखा है, जो खान अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रोमिनेंट लीडर, बाकी लोग भी थे, उनको आपको जेल से छोड़ देना होगा। और जो ब्रूटली आप रिस्पॉन्स कर रहे हो लोगों को वायलेंट एक्टिविटीज़ में उनको आपको बंद कर देना होगा। गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन जाते हैं, वहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन गांधी जी की कोई भी बात सुनी नहीं जाती है। निराश होकर के वो वापस लौटते हैं वहाँ से। तब ये पाते हैं कि उनकी किसी भी शर्त को नहीं माना गया। ना तो खान अब्दुल गफ्फार खान छूटे, ना जवाहरलाल नेहरू छूटे, ना ही बाकी लोग जो जेलों में बंद थे और जिनके साथ ब्रूटली सरकार पेश आ रही थी, ठीक है, वो सारे लोग छूटे, बल्कि और ज़्यादा ब्रूटली रिएक्ट कर रही थी वहाँ पर अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट। इवन कांग्रेस को भी उन्होंने इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया था। मजबूरन गांधी जी को रीलॉन्च करना पड़ता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लॉन्च का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है और ये मोमेंटम कैच नहीं कर पाता है। तो आइए देखें कि दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो सक्सेस क्यों नहीं किया। तो पहले समझिए कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट में, वो लोग मूवमेंट को देखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आइए रिच पीजेंट्स के बारे में बात करें, जो अमीर किसान थे। हम लोग को मालूम है कि इकोनॉमिक रिसेशन के बाद कमर्शियल क्रॉप्स का डिमांड बहुत घट गया था। वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, पैसे नहीं मिल पा रहे थे, प्राइस गिरा हुआ था, और वो उम्मीद कर रहे थे कि अंग्रेज जो है वो रेवेन्यू को कम कर दें, उनसे जो टैक्स लगता है रेवेन्यू टैक्स वो कम कर दें। इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से उनका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। लेकिन पहले जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे वो वहाँ पर रेवेन्यू रेट्स को रिवाइज किए बिना, नहीं वापस लिए बिना, वो मूवमेंट खत्म कर दिया गया। इसलिए उनको इस बार बहुत उम्मीद नहीं थी और उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा ये गरीब किसान। तो गरीब किसान क्या चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार है जिनकी ज़मीन पर वो खेती कर रहे हैं, वो लोग अपना रेट घटा दें। लेकिन कांग्रेस इससे बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखलाई, क्योंकि अमीर किसान जो है वो कांग्रेस के साथ प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो लोग उसको फाइनेंस भी करते थे। और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि जो अमीर किसान है या ताल्लुकदार लैंडलॉर्ड से वो लोग नाराज हों। तो कांग्रेस यहाँ पर उसके सपोर्ट नहीं करने की वजह से पुअर पीजेंट्स जो हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इस बार इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने में। नेक्स्ट आइए बिजनेस क्लास। वॉर के बाद उनका जो बड़ा प्रॉफिट था बिजनेस क्लास का, बहुत ज़्यादा कमा रहे थे वो फॉरेन गुड्स को यहाँ ला करके बेच करके, तो अब उसका इंपोर्ट भी कम हो गया। मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जो बढ़ते जा रही थी, यानी कि मूवमेंट की वजह से जो आंदोलन हो रहे थे और एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, आए दिन आग लगा देना, तोड़फोड़ कर देना, इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी, बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा था। और जो यंग कांग्रेस थे, ठीक है, सोशलिज्म की भावना ग्रो कर रही थी यहाँ पर, और इस वजह से वो लोग जो है ज्वाइन नहीं कर रहे थे मूवमेंट को। अब आइए वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इन सारी चीज़ों में था। प्रोटेस्ट मार्च में, शॉर्ट लॉ को तोड़ने में, फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करने में, या फिर लिकर शॉप को पिकेट करने में। लेकिन वुमेन को कोई अथॉरिटी या पावर देने के पक्ष में कांग्रेस नहीं थी। वो उन लोगों को पोजीशन नहीं दे रही थी, पोस्ट नहीं दे रही थी, रिकॉग्निशन नहीं दे रही थी, इसलिए ये भी अपने आप को इस मूवमेंट से दूरी बना लेती हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का लिमिटेशन क्या रहा, कमियां क्या रही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे बड़ी कमी ये रही कि इंडिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो दलित कम्युनिटी थे और मुस्लिम कम्युनिटी थे, उन लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेशन नहीं किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी को साथ लेकर खिलाफत मूवमेंट को लेकर के पार्टिसिपेट किया गया, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये पार्टिसिपेशन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, तो आइए इसको देखते हैं। दलित कम्युनिटी ये पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ये सीट रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे कि उनको अलग से वोट डालने की जो है वो कानून बना करके एक जरिया दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस में सारा दबदबा जो है अपर कास्ट के लोगों का था और लोअर कास्ट अक्सर इग्नोर होती थी। अगर कांग्रेस इनके पक्ष में खड़ी होती तो अपर कास्ट के लोग नाराज हो जाते। हमारे यहाँ उस टाइम में
आपको मालूम होगा कि अनटचेबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन गांधी जी इनको सपोर्ट करते थे। वो इनको हरिजन्स बोलते थे। हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। दलित सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे और गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि गांधी जी को ये मानना था कि अलग से इलेक्टोरेट देना ये देश का एक तरीके से बंटवारा करने के बराबर है। और इसके वजह से महात्मा गांधी का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ अक्सर क्लैश होता था। लेकिन बाद में इन दोनों ने मिल करके एक पूना पैक्ट साइन किया, जिसमें गांधी जी आश्वासन दिए कि उनको सेंट्रल काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल में रिजर्वेशन दी जाएगी जनरल इलेक्टोरेट में। और आप जैसा कि देख रहे होंगे कि आज जब हमारे यहाँ इलेक्शंस होती हैं तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से सीट रिजर्व है। तो गांधी जी ने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डलवाया और अपना वादा को पूरा किया। दूसरा आई है मुस्लिम कम्युनिटी। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ये लोग मिल करके जो है नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में शामिल हुए, लेकिन बाद में हिंदू महासभा अलग बन गया और मुस्लिम लीग एक अलग फॉर्मेशन हुआ धर्म के आधार पर दोनों। और इस बीच में दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो गया। कांग्रेस के अंदर भी ज्यादातर हिंदू लीडर्स थे और ये मुस्लिम लीग का जो फॉर्मेशन हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग भी सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स की सीट को रिजर्व करना चाहते थे। जब इनकी बात नहीं मानी गई तो बाद में ये एग्री किए कि जो डोमिनेंट प्रोविंस है मुसलमानों का, जिससे बंगाल और पंजाब है, वहां पर कम से कम उनको रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन जब ये भी कंडीशन नहीं मानी गई तो वो अपने आप को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अलग कर लिए। और लास्ट टॉपिक हमारा है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी कि ये जो भावना पैदा हुई लोगों के अंदर कि हम सब एक हैं, हम एक जैसे हैं, या नेशनलिज्म की भावना जो बोलते हैं, वो कैसे पैदा हुई। तो ये बहुत सारी चीज़ों से पैदा हुई। आप यहाँ पर पॉइंट वाइज इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सबसे पहला यूज़ ऑफ फिगर्स एंड इमेजेस। बहुत सारी फिगर और इमेजेस बनाई गई। जैसे हम लोगों ने फ्रांस से पढ़ा था ली पैरिटी, फादर नेशन। इसी तरीके से इंडिया में भारत माता को, यानी कि भारत को एक माता का दर्जा दिया गया, एक लेडी फिगर से रिप्रेजेंट किया गया। और इसको बनाने वाले जो है पहले थे, क्रिएटर थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने ही 1870 में वंदे मातरम जो हमारा सॉन्ग है मदरलैंड के ऊपर, उसको लिखा। फिर इंडियन फोकलोर्स, जो पुरानी पुरानी दादियों की कहानी हुआ करती थी, उनको गीत के अंदाज में लोगों तक पहुंचाने लगे लोग। आज भी शादी ब्याह में आप देखते होंगे आपके यहाँ पुरानी गीतों को गाया जाता है। तो ये जो है हमारी पुराना जो कल्चर था, उसको किस तरीके से लोगों के अंदर भरा जाए, लाया जाए, पुरानी भावनाओं को डेवलप करने का ये एक तरीका था। इसी तरीके से सिंबल्स और फ्लैग्स का फॉर्मेशन किया गया। सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में हुई, उस दरमियान एक ट्राई कलर बनाया गया जो कि रेड, ग्रीन और येलो कलर का था। उसमें 8 लोटस थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया में उस वक्त 8 प्रोविंस थी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। और एक क्रेसेंट मून था जो कि हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिजाइन किया, जो कि फिर से ट्राई कलर था, जो रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर का है। और बीच में स्पिनिंग व्हील, जो कि सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता है, जो गांधी की आइडिया थी कि खुद के ऊपर निर्भर रहो। और फिर आता है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हमारा जो महान इतिहास था, अंग्रेजों के आने के पहले हम लोगों को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अंग्रेजों के आने के पहले तक पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी, जीडीपी तो नापा नहीं जाता था उस वक्त, लेकिन जो भी उस वक्त व्यापार था, नियरली 25% पर कब्जा इंडिया का था। हम लोग इतने आगे थे साइंस में, आर्ट्स में, रिलीजन, कल्चर वगैरह में। हमारे यहाँ से बहुत सारा चीज़ पूरे वर्ल्ड को जा रहा था। अंग्रेजों के आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग बहुत ही गरीब कंट्री हो गए। तब फिर से ये भावना अंदर आई कि अगर हमें फिर से आगे बढ़ना है तो हमें आज़ादी चाहिए, हमें अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए। और ये सारी चीज़ें मिल करके हमें जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के रूप में, एक तोहफे के रूप में प्राप्त हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग लास्ट ईयर यानी कि 2024 में ही सीबीएसई ने जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे थे उसको कवर करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो
तो आप इसे प्लीज़ लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करें। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लें। देयर वर वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच इंडियन नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, पॉइंट वाइज आप उसका आंसर इसी तरीके से लिखेंगे कि जो कल्चरल प्रोसेस इंपॉर्टेंट थी इंडियन नेशनलिज्म को कैप्चर करने के लिए, उसमें पहला है इमेज ऑफ भारत माता, वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने गाया, फोकलोर्स थे, नेशनल फ्लैग्स थे, और हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन किया गया। डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो और नहीं तो फिर आप शॉर्ट में इसको भी यहाँ पर से ले सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वर द वेरियस सोशल ग्रुप्स इन्वॉल्व इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो हम लोगों ने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरीके से अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें रिच पेजेंट्री, अमीर किसान थे, वो क्या चाहते थे कि रेवेन्यू उनका कम कर दिया जाए क्योंकि उनके प्रोडक्ट सेल हो नहीं रहे थे, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था। पुअर किसान क्या चाहते थे कि उनकी जो रेंट है, ये जो रिच पीजेंट्स हैं, जो ज़मींदार वगैरह हैं, वो उसको कम कर दें, और इन लोगों के ऊपर जो ब्रूटल इलेक्शंस करते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इन ज़मींदारों का सोशल बैकआउट किया जाए। बिजनेस क्लास क्या चाहते थे, तो वो चाहते थे कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हो रही हैं, उसके ऊपर रोक लगाया जाए। वो प्रोटेक्शन चाहते थे, जो इंपोर्ट्स हो रही थी फॉरेन गुड्स की, तो इंडियन गुड्स को तभी बेचेंगे जब फॉरेन गुड्स इंडिया ना आए, यानी कि उसके ऊपर रोक लगे। इस तरह की प्रोटेक्शन वो चाह रहे थे अपने बिजनेस के लिए। वुमेन का क्या था, तो वुमेन चाहती थी कि उनको भी, आबादी 50% है लेकिन एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाए, उनको भी एक ऊंची पोजीशन दी जाए जिसमें रह करके वो भारत में अपना योगदान दे सके आज़ादी की लड़ाई में। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास क्या चाहता था, वो चाहता था कि उनकी वेजेस जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट तो कर रहे हैं लेकिन उनकी जो वर्किंग कंडीशंस है और वेजेस है इतनी पुअर है कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप सबको हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।